आप विनोद जी को अक्सर देखते हैं, वो राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं क्योंकि लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस विनोद जी का है। लेकिन जब इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं तब विनोद जी और मैं, हम डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इस सब पर हम विद्यार्थी बनकर सवाल भी पूछते हैं, सीखते हैं, और जो सीखते हैं उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे और खुद भी समझेंगे कि अचानक दुनिया में जो इतनी हलचल पैदा हो गई है। सारे एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ जुड़ेंगे, वो भी आपको बताएंगे हलचल कैसे। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए बीजिंग 3 दिन के दौरे पर। 3 दिन के दौरे पर वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो रही है, घूम रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, दुनिया भर में मैसेज देने की कोशिश हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहिए। और यहां ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स नई दिल्ली में हैं। अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं, रूस के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं, कुल 9 देशों के विदेश मंत्री हैं दिल्ली में, और प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, भारत की राजधानी दिल्ली से संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को, हॉर्मुज खुला हुआ है सबके लिए, सारे व्यापारिक जहाजों के लिए। बस आपको करना यह होगा कि ईरान की नेवी के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा, हमसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हमसे पूछे बिना नहीं निकल सकते। और दूसरा, नई दिल्ली की ब्रिक्स की बैठक से ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया को और अमेरिका और इजराइल को भी संदेश दे दिया है, दादागिरी चलेगी नहीं, हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। शुरुआत लेकिन आज मैं करूंगा एक बुरी खबर के साथ। पहले आपको दिखा देता हूं कौन सी अहम बैठकें इस समय चल रही हैं, जरा ऊपर दिखाइए। एक चल रही है बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की बैठक। 3 दिन का ट्रंप का दौरा है, एक बार वो मीटिंग कर चुके हैं, अभी भी साथ में घूम रहे हैं। और आगे देखिए अगले 1-2 दिन में और क्या होता है, कितनी बार उनकी बातचीत होती है, किन किन मुद्दों पर होती है। और दूसरा, तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, यह है दिल्ली में चल रही ब्रिक्स की बैठक की तस्वीरें। भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स के देशों के विदेश मंत्रियों का आज दिल्ली में स्वागत किया, उसके बाद सबने अपनी बात भी रखी। इन दोनों बैठकों से दुनिया भर के लिए बहुत अहम संदेश आज दिए जा रहे हैं। अब वो बुरी खबर आपको सुना देता हूं। एक हिंदुस्तान का, गुजरात का एक जहाज जिसका नाम हाजी अली है या था, उसे ओमान के तट के पास किसी ने मार गिराया। भारत का ये दूसरा जहाज है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और जहाज पर, छोटा जहाज था, उस पर भी इसी तरह हमला हुआ था, वो भी डूब गया था। अब खबर यह आई है कि एक और गुजरात का जहाज है, हाजी अली इसका नाम है, ओमान के तट के नजदीक सुबह 3:30 बजे इस पर हमला हुआ। इस पर या तो कोई ड्रोन गिरा है या फिर कोई मिसाइल अटैक हुआ है, बताया नहीं जा सकता अभी किसने हमला किया और एग्जैक्ट कौन से हथियार से इस पर हमला हुआ। लेकिन बताया गया बड़ा विस्फोट हुआ और जिसके बाद जहाज में आग लग गई। 14 क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने जहाज से कूदकर अपनी जान बचाई लाइफ बोट से, और उसके बाद ओमान के कोस्ट गार्ड ने इन 14 क्रू मेंबर्स को बचाया, सुरक्षित बचाया। अब खबर यह भी आ रही है कि यह जहाज सोमालिया से शारजा जा रहा था। जैसा मैंने कहा, किसने इस जहाज पर हमला किया, किसने इसे गिराया, वॉरजोन है वो आपको पता है। अभी भी हॉर्मुज का ब्लॉकेड चल रहा है, अमेरिका ने यहां से ब्लॉकेड किया है, अंदर ईरान ने जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रखा है। कुछ लोग कहते हैं ईरान टोल वसूलता है, ईरान कह रहा है कि हमसे बातचीत करके आप निकल सकते हैं। तो 2-2 ब्लॉकेड जब लगे हुए हैं, उसके बीच क्या कोई क्रॉस फायर में हमारे जहाज को नुकसान हो गया? तो अब यह हिंदुस्तान का जहाज उस इलाके में डूब गया, यह बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि 14 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। आपको याद होगा 7 मई को हमने पहले भी बताया था, गुजरात का एक और जहाज, उसका नाम था MSV अल फैज नूरे इस्लामी, इस पर भी फायरिंग हुई थी और बताया जा रहा है कि तब भी यूएस और ईरान की जंग के बीच ये जहाज फंस गया था। अब जब से ये जहाज पर हमले की खबर आई है, भारत गुस्से में है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी किया है और कहा है भारतीय जहाज पर हमला अस्वीकार्य है, भारत इस हमले की कड़ी निंदा करता है, कमर्शियल नागरिक जहाजों पर हमला निंदनीय है। और भारत ने यह भी बताया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, रणधीर जायसवाल ने, हम ओमानी सरकार का धन्यवाद करते हैं, जहाज पर सवार सभी नागरिक या क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन हां, समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर इस तरह का खतरा या किसी भी तरह की रोक गलत है। यह भारत का आधिकारिक बयान विदेश मंत्रालय का। एक और उम्मीद की किरण या छोटी सी खुशखबरी वो भी इसी बीच आई है, और वो ये आई है कि भारत का एक और जहाज जिसका नाम है
MV सनशाइन LPG टैंकर है भारत का, यह हॉर्मुज से सुरक्षित निकल भी गया है। समाचार एजेंसी ANI बता रहा है कि यह 15वां जहाज है भारत का जो हॉर्मुज से सुरक्षित निकला है। पर्शियन गल्फ से यह भारत आ रहा है और भारत की नेवी की निगरानी में, सुरक्षा में यह जहाज वहां से निकल रहा है। बल्कि भारत की कई एजेंसियां ऐसी हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके इस जहाज को सुरक्षा प्रदान करके हॉर्मुज से सुरक्षित निकालकर हिंदुस्तान ला रही है। आज भारत किस तरह इस तेल और गैस संकट से निपटने के लिए हाथ पैर मार रहा है, हर तरफ से कोशिश कर रहा है, इसकी एक और झलक हमें दिखी जब भारत ने अमेरिका से रूसी तेल खरीदने की रियायत को बढ़ाने की मांग कर दी। आपको याद होगा, अमेरिका रूसी तेल न खरीदने का भारत पर काफी समय से दबाव बना रहा था। हालांकि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया, पर कम जरूर हो गया था। उसके बाद जब से युद्ध शुरू हुआ और तेल का संकट पैदा हुआ, तेल के दाम बढ़ने लगे, तो अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट दे दी थी। अब वो एक छूट पहले दी, फिर उसके बाद उसे बढ़ाया गया। ये दूसरी छूट जो है ये 16 मई को खत्म हो रही थी। अब 16 मई को जब ये खत्म हो परसों, उससे पहले भारत ने एक बार फिर अमेरिका से ये मांग की है कि आप इस छूट को फिर से बढ़ाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले ही गैस का संकट हो रहा है, तेल के दाम इतने चढ़ रहे हैं, क्राइसिस है, 150 करोड़ हिंदुस्तानी पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का, यहां की सरकार का, हमारा ये हक बनता है कि हम आपसे कहें कि आप ये रूसी तेल पर लगा प्रतिबंध और बढ़ाएं, प्रतिबंध को, जो छूट है इसे और बढ़ाएं। अब देखते हैं अमेरिका क्या कहता है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, ट्रंप और जिनपिंग वहां चीन में हाथ डालकर घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, तरह तरह के उनके वीडियोस आ रहे हैं। ये देखिए जरा, कहने को एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। सबको पता है दोनों के बीच संबंध कैसे खट्टे मीठे रहते हैं, तनाव ज्यादा रहता है, बयानबाजी भी खूब होती है। लेकिन आज दोनों की तरफ से एक फर्क है, एक बहुत ज्यादा बोलता है, दूसरा बहुत कम बोलता है। हाँ, ये बात भी सही है। विनोद जी कह रहे हैं ट्रंप ज्यादा बोलते हैं और जिनपिंग कम बोलते हैं, लेकिन आज दोनों ने खूब एक दूसरे की तारीफ में खूब बयान जारी किए। पर एक बयान ऐसा था जिससे पूरी दुनिया को राहत मिली होगी। ट्रंप और जिनपिंग दोनों ने कहा कि ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार खुला रहना चाहिए, हॉर्मुज को खोलने पर हम दोनों सहमत हैं। ट्रंप भी कह रहे हैं और जिनपिंग भी कह रहे हैं हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। अब ट्रंप के और जिनपिंग के इस बयान का मतलब क्या है? हालांकि व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया, ईरान का अभी तक इस पर कोई जवाब आया नहीं है, पर आपको भी पता है कि चीन ईरान को सपोर्ट करता आया है लगातार, बार बार, युद्ध के दौरान भी सपोर्ट किया। अब जिनपिंग जब ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुला होना चाहिए, ट्रंप भी कह रहे हैं हां खुला होना चाहिए, इसका क्या मतलब है आगे समझेंगे। दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ साफ कहा कि व्यापारिक जहाजों के लिए तो हॉर्मुज खुला हुआ है, वो तो बंद है ही नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं हॉर्मुज बंद है, वो गलत कह रहे हैं। जितने भी जहाज वहां से निकल रहे हैं, नागरिक जहाज, कमर्शियल सिविलियन जहाज, मिलिट्री जहाज नहीं, नागरिक सिविलियन जहाज जो निकल रहे हैं, आपको बस ईरान की नेवी से कोऑर्डिनेट करना है, हमसे तालमेल करना है और आप वहां से निकल सकते हैं। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक में, और वो यहां से यूएस और इजराइल को संदेश भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे, आजादी के सिद्धांतों पर घुटने नहीं टेके, ईरान से शत्रुता रखना मूर्खतापूर्ण जुआ है, हमले पर यूएस इजराइल के दावे झूठे हैं, यूएस की दबंगई के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जारी रहेगी। ब्रिक्स एक न्यायपूर्ण संगठन है और हमले की ब्रिक्स को खुलकर निंदा करनी चाहिए। क्या बोले अब्बास अराक्ची दिल्ली में, आप भी सुनिए। These crimes and the Western silence they are met with can only take place if there is a sense of impunity. That false sense of entitlement must be shattered by all of us. Iran, therefore, calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel, including their illegal aggression against Iran, a member of BRICS. Prevent the politicization of international institutions and take concrete action to halt warmongering and to bring an end to the impunity of those who violate the UN Charter. अब आप पिछले 10-15 साल से ज्यादा ये ब्रिक्स 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 सुन रहे होंगे। मेरी जिम्मेदारी है आपको बताऊं, याद कराऊं। जब भी ब्रिक्स की बैठक होती है इसकी खूब चर्चा होती है, इस पर खूब लोग आपको बताते हैं, हम भी बताते हैं ब्रिक्स होता क्या है। फिर से आज एक बार बताता हूं, आपको याद दिलाता हूं ब्रिक्स क्या होता है। पहले तो ये समझिए ब्रिक्स की फुल फॉर्म कहां से आई है। यहां से आई है, ये देखिए, ब्राजील से बी लिया गया है
रशिया से आर लिया गया है, इंडिया से आई लिया गया है, चाइना से सी लिया गया है और साउथ अफ्रीका से एस लिया गया है। ऐसे ये बना है ब्रिक्स। और इनमें जो देश शामिल हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस तरह के देशों का संगठन है। ये पश्चिमी, यूरोपीय, विकसित, ताकतवर, वो नेटो वाले, G7 वाले देशों का संगठन नहीं है। उनकी काट करने के लिए, उनके खिलाफ कहा जा सकता है, या विकासशील देश जो हैं वो कहते हैं कि जो पश्चिमी देश हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमको दबाते हैं, दुनिया अपने हिसाब से चलाते हैं, उनके दुनिया में संतुलन वापस लाने के लिए यह ब्रिक्स बना था, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इनके शुरुआती मेंबर्स थे। सबसे पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना थे, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा। ऐसे हो गया ये ब्रिक्स, पहले ब्रिक कहलाता था। अब कौन कौन से देश हैं इसमें, जरा ये भी देख लीजिए। ब्रिक्स में है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया। इसके बाद सऊदी अरब इसमें जुड़ चुका है, ईरान भी है, मिस्र है, यूएई, इंडोनेशिया और इथियोपिया। 11 देश हैं कुल। तो 11 देशों का यह संगठन कोशिश यह करता है कि आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करे, विदेश नीति के मसले पर, सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे पर, क्योंकि विकासशील देश जो हैं हमेशा ये कहते हैं कि विकसित देश अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। सारे बड़े बड़े संगठन दुनिया के, यूनाइटेड नेशन से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर, IMF से लेकर, ये लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ब्रिक्स ये कहता है कि हम अपने हिसाब से दुनिया को चलाएंगे। अब ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझिए। दुनिया की 40% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, 40%, और इन देशों की GDP दुनिया का 37.3% है। और जैसा मैंने पहले बताया, विकसित देशों के संगठनों का जवाब है ब्रिक्स। जैसे G7 आपने बहुत सुना होगा, ग्रुप ऑफ 7, उसमें सारे ताकतवर देश आते हैं। तो ब्रिक्स के देशों ने भी सोचा कि हम क्यों ना अपना एक अलग संगठन बनाएं, ताकि हमारी भी बात सुनी जाए। जब एकजुटता होती है तब ज्यादा दुनिया सुनती है। 2001 में सबसे पहले इस तरह के एक संगठन का जिक्र आया था। फिर उसके बाद 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। पहले जैसे मैंने कहा 4 देशों से यह बना था। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तब ये ब्रिक्स हुआ। 2014 के बाद और नए देश जुड़ते गए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिलचस्प ये एक टिडबिट है, एक फैक्ट है कि सबसे पहले ब्रिक्स जैसे संगठन का आइडिया 90s में आया था, और तब के रूसी विदेश मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने यह आइडिया दिया था। और उसके बाद फिर आप जानते ही हैं आगे कैसे कैसे अब ये एक एनुअल फीचर बन गया। हर साल इन ब्रिक्स की मीटिंग होती है। और आज देखिए, जब प्रधानमंत्री इन सारे विदेश मंत्रियों से मिले, रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स से मिले, अराक्ची साहब से मिले, जयशंकर ने तो और डिटेल में बातचीत भी की होगी। क्या संदेश है ये? क्या ब्रिक्स से भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्या ब्रिक्स 2 दिन का ये इस बार समिट हो रहा है, मीटिंग हो रही है। इसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। आज पहली बैठक है और कल दूसरी बैठक होगी। इस बीच यह भी आपको बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें नेदरलैंड्स, स्वीडन, ओस्लो और इटली है। लेकिन उससे पहले वो यूएई एक छोटे से स्टॉप ओवर के लिए रुकेंगे। अब यूएई आप जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। यूएई हमारा कितना बड़ा एनर्जी सप्लायर है, कितना इंपॉर्टेंट एक मिडिल ईस्ट का देश भी है। तो पूरे हिंदुस्तान के लोग भी ये सोच रहे हैं कि यूएई में क्या होगा। तो यूएई में माना यह जा रहा है कि हमारी एनर्जी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है यूएई से कोई नई डील हो, कोई नई बातचीत भी हो। हमारे यहां स्टोरेज का कितना बड़ा संकट है आप भी जानते हैं। हमारे यहां स्टोरेज, अब जब संकट आया तब पता चला कि हमारे पास 60 दिन का स्टोर होता है आमतौर पर, 60, जबकि कई ऐसे देश हैं जिनके पास 6 महीने, साल भर का स्टोरेज है। क्या यूएई से बातचीत करके कुछ ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं? आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। क्या यह भी हो सकता है कि हिंदुस्तान अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व किसी दूसरे देश में बना ले? क्या वो अर्जेंट बेसिस पर बनाया जा सकता है क्या? यह भी एक सवाल है, इस पर आगे चर्चा करूंगा। इस बीच एक और खबर जो हमारे पास आई आज, वो यह आई कि कुवैत ने ईरानी नौका पर आज हमला कर दिया। सीजफायर चल रहा है ना, सीजफायर चल रहा है। उसी बीच इजराइल लेबनान पर हमले भी कर रहा है। फिर खबर आ गई कि कुवैत ने ईरान की नौका पर हमला कर दिया, 4 ईरानी सैनिकों को बंदी बना लिया। और यूएई ने भी ईरान पर हमला किया, यह भी एक रिपोर्ट आ रही है। और फिर इस बीच वहां खबर आ गई कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एक सीक्रेट विजिट पर यूएई गए थे। खुद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने बताया इजराइल के कि युद्ध के दौरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर सीक्रेट विजिट पर यूएई गए थे।
ईरान बोल रहा है हम तो पहले ही कह रहे थे, ये देखिए क्या चल क्या रहा है यहां पर, और जो मिडिल ईस्ट का देश ये करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर कुछ हमला किया था, हालांकि इनकी पुष्टि अभी नहीं हो रही है। पर क्या दुनिया में इस समय ये जो उथल पुथल चल रही है, इससे कुछ निकलेगा क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, भारतीय जहाज हाजी अली को किसने मार गिराया? और दूसरा, ट्रंप पहुंचे बीजिंग, क्या हॉर्मुज खुलवाएंगे जिनपिंग? भाई हमारा तो इस समय सबसे बड़ा मकसद यही है, किसी भी तरह हॉर्मुज खुलना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी सप्लाई पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। तेल, गैस, सारा फर्टिलाइजर, सब सामान हमारा नॉर्मलाइज हो।